नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और बात इस खास प्रोग्राम में चतुर चीन की। जी हां, चीन कितना चालाक है ये किसी से छुपा नहीं है। लगातार चीन की कई वारदातें लगातार हमारे सामने भी आई हैं, लेकिन इस बार जो कोरोना महामारी से देश अभी तक नहीं निकल पाए हैं, कई देशों में जिस कोरोना महामारी ने हाहाकार मचा रखा है, आशंकाएं ये भी हैं कि चीन के वुहान से इस कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई थी। चीन के वुहान से उठा था ये कोरोना वायरस, लेकिन चीन ने इसको दबा दिया। चीन ने सार्वजनिक नहीं की कोई भी रिपोर्ट, जिसके चलते आज भी देश कोरोना की जद में है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो कई लोगों का ये भी कहना है, कई रिपोर्ट्स लगातार ये कह रही हैं, अमेरिका ने भी अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया है कि चीन के वैज्ञानिक वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी करने के लिए इस तरह के जैविक हथियार बना रहे हैं। जी हाँ, ये खुलासा हुआ है कि पिछले 6 सालों से चीन के वैज्ञानिक जेनेटिक जो हैं वो ऐसा वायरस बना रहे हैं जिससे वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी की जा सके। आपको बता दें कि ये वैज्ञानिक जेनेटिक और बायोलॉजिकल हथियार तैयार कर रहे हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने ही कोरोना वायरस भी तैयार किया है। इसका खुलासा अमेरिका की एक रिपोर्ट में किया गया है। अमेरिका लगातार चीन पर यह आरोप भी लगाता आया है, कई खबरें भी इस तरह की सामने आई हैं कि चीन ने ही वायरस को अलग अलग देशों में फैलाया है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस कैसे और कहां से आया, इसे लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कुछ का दावा है कि ये वायरस जानवरों से इंसानों में पहुंचा, लेकिन किस जानवर से, इसे लेकर अभी कोई बात पुख्ता तौर पर नहीं की जा सकती। कुछ का दावा है कि ये वायरस पेंगोलिन से इंसानों में पहुंचा, तो कुछ चमगादड़ को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। लोगों का मानना है कि ये चीन के वेट मार्केट से आया है। चीन में कई जंगली जानवरों का इस्तेमाल खाने और दवाई के लिए किया जाता है। कोरोना वायरस वहीं से इंसानों में आया है। एक वक्त तक चमगादड़ को कोरोना वायरस का मूल स्रोत माना जा रहा था। दलील ये भी दी जा रही थी कि चुनाव के वुहान शहर में जानवरों की मंडी से ये वायरस कुछ इंसानों में पहुंचा और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया, जिसके बाद एक शोध में ये कहा गया कि इंसान में ये वायरस पेंगोलिन से आया है और इसे लेकर एक शोध भी हुआ। इस शोध में कहा गया कि पेंगोलिन में ऐसे वायरस मिले हैं जो कोरोना वायरस से मेल खाते हैं, लेकिन ये शोध अभी शुरुआती चरण में ही है। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत साल 2019 के आखिर में चीन में हुई थी। इसे तेजी से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। 1 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन दुनिया अब भी संकट में फंसी हुई है। अब अमेरिकी जांचकर्ता से कुछ बड़े खुलासे किए गए हैं, जिसमें बायो हथियार बनाने वाली बात का भी जिक्र किया गया है। अमेरिकी जांचकर्ताओं की अगर बात करें तो उनके हाथ एक दस्तावेज लगा है, जिसके आधार पर यह कहा गया है कि चीन के वैज्ञानिक पिछले 6 साल से तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर कोरोना वायरस जैसे बायोलॉजिकल और जेनेटिक हथियारों से लड़ा जाएगा। यह हैरान कर देने वाला दस्तावेज है, जिसमें कहा गया है कि युद्ध में जीतने के लिए मुख्य हथियार यही होंगे, जिसमें लिखा गया है कि वो बेहतर परिस्थिति कौन सी होगी जब बायो हथियार को जारी किया जाएगा और इससे दुश्मन और मेडिकल सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चीन 2015 से ही सार्स कोरोना वायरस और सैन्य क्षमता के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। कई अधिकारी तो अब भी ये मानते हैं कि वायरस चीनी लैब से ही निकला है। खुफिया एजेंसियों की माने तो कोविड-19 चीन की वुहान लैब से ही पूरी दुनिया में फैला, लेकिन अभी तक ऐसे सबूत नहीं मिल सके हैं जो ये साबित कर सकें कि संक्रमण को जानबूझ के फैलाया गया है। इस हफ्ते ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने चीन की आलोचना की और कहा कि उसी ने रासायनिक युद्ध छेड़ने के लिए कोविड बनाया और देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। बोल्सोनारो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये एक नया वायरस है, कोई नहीं जानता कि ये कहां से आया है, लैब में या इंसानों ने या कुछ जानवरों ने खाया। सेना जानती है कि रासायनिक, बैक्टीरियोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल युद्ध क्या होता है। क्या हम एक नए युद्ध का सामना नहीं कर रहे हैं? किस देश ने अपनी जीडीपी को सबसे ज्यादा बढ़ाया है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। अमेरिकी इन्वेस्टिगेटर के हाथ काफी अहम सबूत लगे हैं, जो ये साफ कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को चीन ने जानते हुए बनाया और फैलाया है। सबूतों की बात करें तो 2015 से ही चीन इसकी तैयारी कर रहा था। कई बार इस बात का दावा किया गया था कि कोरोना वायरस को चीन के लैब में बनाया गया है, लेकिन ये देश इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। अब मिले सबूत के बाद चीन फिर से दुनिया के निशाने पर आ गया है। मिले पेपर्स के अनुसार चीन का एक ऐसा बायोलॉजिकल हथियार तैयार कर रहा है जो दुनिया के ताकतवर देशों को
मेडिकल सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है। द ऑस्ट्रेलियन में छपी खबर के मुताबिक चीन एक ऐसा हथियार बना रहा था जिसके बारे में किसी ने कभी ना सोचा हो। अगर मिलर डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें लिखी हर बात कोरोना वायरस की तरफ इशारा कर रही है। अगर ये सच है तो वाकई चीन में लैब में ही इस वायरस को तैयार किया गया था। इस बात के सबूत मिले थे कि चीन द वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में 2002 से ही चमगादड़ के सैंपल जमा कर रहे थे। इससे कुछ ऐसे वायरस बनाए गए जो इंसानी सेल्स को इफेक्ट कर रहे थे। इसके बाद भी चीन रुका नहीं। कोरोना वायरस बनकर चीन दुनिया को तबाही के मुंह में धकेल ही दिया। WHO के महानिदेशक एड्रोस ने कहा कि ये रिपोर्ट बहुत ही अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये अंत नहीं है। हमें अभी वायरस के स्रोत की जानकारी नहीं मिली है। चीन के 17 विशेषज्ञों, 17 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के समूह की जांच के बाद ये दस्तावेज तैयार किया गया है। उन्होंने आधिकारिक डाटा इकट्ठा किया और दूसरे देशों के अध्ययन की समीक्षा की और दक्षिणी चीन के बाजार में आपूर्ति करने वाले खेतों से लाए गए नमूनों का विश्लेषण भी किया। हालांकि ये जांच स्थानीय प्राधिकरण के सख्त नियंत्रण में की गई है, जिन्होंने शुरुआत में इसका विरोध भी किया था। तो कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने वाला चीन अब इस बात से इनकार कर रहा है, लेकिन लगातार ये आरोप चीन पर भी लगते आए हैं कि चीन ने ही ये बायोलॉजिकल वेपन जो है वो फैलाया है। युद्ध की तैयारी के लिए जगह जगह पर ये वेपन फैलाया गया है। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए प्रफुल्ल बख्शी रक्षा विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर RN टंडन पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। प्रफुल्ल सर, आपके पास डायरेक्ट आते हुए सबसे पहला सवाल आपसे ही लेंगे। बायोलॉजिकल वेपन्स, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि चीन ने ही ये जैविक हथियार के रूप में कोरोना बाकी देशों में फैलाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच। आपको मैं ये बता दूं कि ये 2019 और 2020 से हम मीडिया में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो बायोलॉजिकल वेपन है ये कोई नई चीज नहीं है। ये बिल्कुल ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स बड़ी विचित्र गेम है जी। मैं आपको थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको पूरा बताता हूँ। 36th सेंचुरी BC से ये इन हथियारों का इस्तेमाल होता आया है। स्काइथियंस ने इसका इस्तेमाल किया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसका इस्तेमाल किया था, इसका हैनिबाल ने इस्तेमाल किया है। ये या तो सांप के विष से या जो मरे हुए मृतक शरीर से या प्लेग रिडन बॉडी से ये बनाते थे और उस समय दुश्मन के नदी में फेंकना, दुश्मन के तालाबों में फेंकना, ये इत्यादि करके दुश्मन पे हावी होने की कोशिश होती थी। जानवरों के जहर से ये बायोलॉजिकल हथियार बनाते थे मिलिट्री विक्ट्री के लिए। और ये सारा का सारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ग्लैंडर्स का इस्तेमाल हुआ, जो कि म्यूल्स और इंडियन म्यूल्स और जो हॉर्सेस गए थे उन पे असर पड़ा। जर्मनी ने इसका इस्तेमाल किया, ब्रिटिश ने इसका इस्तेमाल किया और यहां तक कि पूरी न्यूज ये है अमेरिका इस पे कब से एक्सपेरिमेंट करता आया है और अमेरिका के ऊपर लांछन लगे थे कि उन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया है। चाइना साथ ही साथ कर रहा है, दूसरी बात है, पर रशिया भी इसमें उन्होंने भी इसमें एक्सपेरिमेंट किया। और आखिरी आपको मैं बता दूं, वियतनाम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन्स के ऊपर तो 1925 और 1972 में जिनेवा कन्वेंशन का रूल्स बने हुए हैं कि बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा। और उसके बाद तब रूल बने जब अमेरिका पकड़ा गया एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल कर रहा था 1972 में। एजेंट ऑरेंज का मतलब है ये पूरे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ऑफ जंगल का पतझड़ लाना। उससे क्या हुआ, पूरे जेनेटिक ट्रेट ह्यूमन बींग्स, जानवर और पक्षी परिंदे और प्लांट्स के जेनेटिक ट्रेट बदलने लगे। 6 सिर वाले इंसान, 2 4 पंख वाले पक्षी इत्यादि पैदा होने लगे। ये असर पड़ा है, ये कोई नई चीज नहीं है। अगर चाइना ने किया है, चाइना कर रहा है। और आपके माइथोलॉजी में भी लिखा है नाग विष जिससे लक्ष्मण मूर्छित हुए थे वो यही था। ये जानवरों के ही बायोलॉजिकल वेपन से बनाया गया है, तो कोई नई चीज नहीं है। और हमारे को इस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स
ध्यान नहीं देना चाहिए। और सबसे पहली चीज देखनी है हमारे पास प्रावधान क्या है अपने लोगों को बचाने के लिए। क्या हमारा सिविल डिफेंस इसके लिए तैयार है? क्या अमेरिकन सिविल डिफेंस तैयार है? अमेरिका ने तो अपना होमलैंड सिक्योरिटी डिफेंस बना दिया है। हमने क्या किया है? हमको ये बायोलॉजिकल वेपन ही नहीं, रेडियोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल होगा, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होगा, और चाइना जब मर्जी चाहे कर सकता है। इस समय हमारे को बहुत सीरियसली इस गेम को देखना होगा। ये सिर्फ चाइना के ऊपर उंगली उठा के बात पलटनी नहीं होगी। चाइना अभी कल्प्रिट है, वो है, उसके पर हम सारे देश मिलकर क्या कदम उठा रहे हैं ये देखना होगा। इसके ऊपर प्रावधान क्या क्या हैं, और हमसे सबसे पहले हमें अपने लोगों को बचाव कैसे करना है, हमको उसका ध्यान देना है। जी डॉक्टर टंडन, हमारे साथ डॉक्टर टंडन भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर टंडन, जिस तरह से हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, आपसे भी हम लगातार मुखातिब होते रहते हैं इस बारे में कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण जो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर टंडन सवाल ये भी उठता है कि जिस शहर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि जिस शहर से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये वायरस फैला है, उस शहर में 6 से 8 महीने में ही इस वायरस को कंट्रोल करके जीवन जो है उनका पटरी पर आ गया, और हम जैसे कई देश जो है अभी तक इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो इसकी क्या कुछ कारण इसके सामने निकल कर आते हैं? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि लगातार अभी तक भारत को भी पिछली साल ये वायरस भारत में आया था और आज तक हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं। शुक्रिया। और पहले तो अपने रक्षा विशेषज्ञ का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हिस्टोरिकली और माइथोलॉजिकली भी आपको बायोलॉजिकल वार के बारे में बताया। और वो सच बातें हैं कि माइथोलॉजी में हमने जितना पढ़ा, जितना समझा, वो आज के समय से बहुत आगे और एडवांस थे। पर आज जो हमारे पास एक मुसीबत आई है एक वायरस के तौर पे, और जिसकी उत्पत्ति ये मानी जाती है कि वुहान से हुई है। वुहान में डेफिनेटली एक लैब है, एडवांस लैब है वायरोलॉजी की, जहाँ पे ये सब एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। और जैसे अभी भी आपको बताया गया कि विश्व के बहुत सारे देश बायोलॉजिकल वेपन यूज करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, और जब मौका लगता है इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन कितने बन गए, परंतु इस्तेमाल नहीं किए जाने की ट्रीटी है कि कोई भी पहले यूज नहीं करेगा। ये सब चीजें हैं, परंतु जब यूज नहीं करना है तो बनाने की जरूरत है। इनको क्यों बनाया जाए? अब जैसे ये कि वायरस वुहान से निकला और वुहान में कितनी जल्दी कंट्रोल हो गया और उनके और अन्य शहरों में नहीं पहुंचा, इसके दो पहलू। एक तो पहलू ये है कि हमें पता है कि ये वायरस कितना खतरनाक है और इसको कैसे हमें प्रोटेक्ट कर, और ये भी माना जा रहा है कि ये वायरस लीक हो गया लैब पे वेट मार्केट में, यानी कि जहाँ पे आपको विशेष तरीके के नॉन वेजिटेरियन सी फूड और ये सब मिलते, उस मार्केट से ये स्प्रेड हुआ। तो सबसे पहली चीज तो यही मानी जा रही है कि ये वायरस अगर है तो ये खाने में या फिश में या किसी भी चीज में था तो ह्यूमन में कैसे आया, क्योंकि ये वायरस उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हुआ। शुरू में इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लग पाए कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, और उसमें ये बात ये हुई कि आप आइसोलेशन कीजिए, लोगों का मूवमेंट बंद कीजिए। उस समय चाइना जो है अपनी हर चीज में सक्सेसफुल रहा और सबको कन्विंस कर लिया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन या मिलने से नहीं फैलता। उसकी वजह से सारे लोग चाइना में, वहाँ वुहान चूंकि एक ऐसी जगह है जहाँ लोग जाते आते हैं काफी मात्रा में, वो पूरे विश्व के लोग आते जाते रहे और सब कुछ चलता रहा। उसके बाद जब ये पेंडेमिक विश्व के अन्य देशों में पहुंचा तब ये समझा गया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो रहा है और चाइना के वुहान शहर से स्प्रेड हो रहा है। अगर आप देखें तो सबसे पहले वुहान के अंदर लॉकडाउन लगा, और वो इस तरीके का लॉकडाउन लगा कि चाइना के किसी भी और शहर में भी ये कहते हैं कि वायरस नहीं पहुंचा। वो मानना और एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। चाइना की न्यूज उतनी ज्यादा हमें नहीं मिलती है बाहर, क्योंकि उनके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कंट्रोल हैं, वो एक अलग किस्म। परंतु डेफिनेटली उनको ये पता था कि ये वायरस क्या है और किस
इस वायरस से क्या प्रॉब्लम हो रही है और इससे कैसे प्रोटेक्ट किया है। सबसे पहली वैक्सीन चाइना में ही डेवलप हुई जी। इसके माने कि उनकी तैयारी चल रही थी कि अगर ये इन्फेक्शन होता है कहीं से लोगों को हमारे, तो हम उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करें। उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ पीपीईज और इन सब का भी जो है मैन्युफैक्चरिंग बहुत कर रखी, और जब कुछ सब कहीं पूरे विश्व में ये सब चीजों की कमी थी तो सब जगह चाइना ने अपना सप्लाई करना शुरू कर। तो इस इन्फेक्शन को और इस चीज को ये भी लिया जा रहा है कि शायद इन्फेक्शन चारों तरफ फैलेगा तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी और हम सब चीजें बनाएंगे और विश्व भर में भेजेंगे हर तरीके के, चाहे वो टेस्टिंग किट हो, चाहे वो पीपीई किट थे, चाहे वो मास्क थे, चाहे वो वेंटिलेटर थे, सब चीजें विश्व भर में चाइना से सप्लाई हुई और ज्यादातर लोगों को चाइना फ्री में दे रहा था। तो उन सब चीजों को देखते हुए सारा कुछ समझना पड़ेगा कि ये क्या हुआ, और जिस तरह से चाइना ने अपने यहाँ सब कुछ कंट्रोल किया। पर फिर मैं वही बात कहूंगा कि हम मान रहे हैं कि चाइना ने कंट्रोल किया, पर उनके हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता चले कभी भी। उन्होंने कहा डेथ रेट बहुत कम है, पर वहाँ पे कॉफिन्स बनाने वालों ने कहा कि कॉफिन्स की कोई लिमिट ही नहीं है कितने बनाए गए, और जो नंबर बताया जा रहा है उससे बहुत ज्यादा। जी बख्शी सर, तो वो परेशानी की बात है। जी बिल्कुल बख्शी सर, जिस तरह से लगातार देखने आया जब से संक्रमण की शुरुआत हुई है, हमने भी यही देखा, कई तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी कि चीन में जो लोग हैं, वुहान के जो लोग, वो तख्तियां लेकर एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए थे जिसमें लिखा हुआ था कि हम इंसान हैं, वायरस नहीं। और वो लोगों से लगातार गले भी मिल रहे थे जो दूसरे देशों में जा रहे थे। इसी वजह से, इसी लिहाज से अमेरिका, ब्राजील लगातार आज तक आरोप लगा रहे हैं चीन पे। तो क्या वाकई चीन की ये सोची समझी साजिश थी? क्या वाकई उसने ये जैविक हथियार के तौर पर इस वायरस का इस्तेमाल किया? आपका क्वेश्चन जरा आखिरी पोर्शन में सुन नहीं पाया। जी, मैं ये कह रही थी सर, जिस तरह से जब ये इस संक्रमण की शुरुआत हुई थी, लगातार हमारे पास जो खबरें और जो वीडियो भी निकलकर सामने आए थे, जिस शहर वुहान से जिसकी शुरुआत हुई थी, वहां के लोग जो है तख्तियां लेकर एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए थे जिसमें लिखा था कि हम इंसान हैं, वायरस नहीं। जिसके बाद वो अलग अलग देशों में जाने वाले लोगों को गले मिलकर भी इस बात को बता रहे थे कि हम इंसान हैं, हमसे डरे ना। तो क्या वाकई ये चीन की सोची समझी साजिश थी? क्या उन चीजों को, उन पिक्चर्स को या उन वीडियोस को इस चीज से लिंक करके देखा जा सकता है कि चीन ने सोची समझी साजिश के तहत ही ये वायरस जो है अलग अलग देशों में भेजा है? देखिए, ऐसा है कि चाइना की जो पॉलिसी है वो बाकी कंट्रीज से डिफरेंट है। चाइना सिर्फ अपने इंटरेस्ट में सोचता है, और वो अपने इंटरेस्ट में सोचता है। उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल है गवर्नमेंट को रन करने का, वो बहुत एफिशिएंट है। वो हमसे 3 गुना फास्ट है, तो हर एक चीज वो बड़ी क्विकली कर लेता है, उसको रिजल्ट बड़ी जल्दी हासिल हो जाते हैं। हम लोग ऑपोजिशन में एक दूसरे को खिलाफत करने में ही समय बर्बाद करते हैं, विश्वास नहीं करते, किया है कि नहीं किया, आपने बम डाले कि नहीं डाले, कि ये बालाकोट हुआ कि नहीं हुआ। हम इस चीजों में समय बर्बाद करते हैं। चाइना में ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, जो चाइना की जो नीति है वो होगी, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करके हमको तो ये देखना है, अगर चाइना कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अभी सेक्रेटरी जनरल साहब बोल रहे थे और बता रहे थे कि रूल्स बने हुए हैं। अरे, बायोलॉजिकल वेपन के ऊपर रूल कब का बना हुआ है, न्यूक्लियर पे नहीं बना। न्यूक्लियर का तभी इस्तेमाल हो रहा है, बायोलॉजिकल के ऊपर तो बनाना मना है, स्टोर करना मना है। यह यहां तक की चीज है, केमिकल वॉरफेयर, वेपन्स एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर, तो 1972-1925 से ये स्टार्ट हो चुका था। अभी तक हमने कोई इसमें, हमारी जो लोगों ने मिलके कमिटी ऑफ नेशंस है, उनकी कमजोरी है ये, कि ये क्योंकि क्या बात है। उसके बाद भी हर एक कंट्री, अभी देखिए पिछले साल अमेरिका चाइना पे आरोप लगा रहा था, चाइना ईरान पे आरोप लगा रहा था, ईरान अमेरिका पे आरोप लगा रहा था। बात जहां तक पहुंच चुकी है, तो ये आप मत सोचिए कि अगर ये जो उनकी जो पॉलिसी है लोगों को गले लगाने की, ये वो तो जो करना है वो करेंगे। आप क्या कर रहे हैं, हमको ये प्रॉब्लम है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे में कितनी ताकत है उनको रोकने की। पर मैं दोबारा अपने पॉइंट पे आऊंगा कि हमारे पास नेशनल मेडिकल अथॉरिटी बननी चाहिए हिंदुस्तान में, जो कि सारी की सारी जब मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री,
कमांड एंड जितने स्टैब्लिश है, चाहे फौज की, चाहे पैरामिलिट्री की, चाहे रेलवे की, चाहे सिविल की, एक कमांड एंड कंट्रोल में एक अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए, NMA। और ये एक ऑर्डिनेंस के तहत, पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत ये लागू होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। ये वॉर फुटिंग का सवाल है। अगर हमने अपनी टर्फ बिल्डिंग करते रहे कि मेरा इलाका, मैं डायरेक्टर जनरल नहीं बनूंगा, मैं जब ये नहीं बनूंगा, वो नहीं बनूंगा, इसमें हमें अपना समय अब बर्बाद नहीं करना। जितनी जल्दी हम कर सके हम करेंगे। लोगों को ये मेरा पॉइंट पसंद भी नहीं आता, कईयों को वो कहते हैं ये फौजी हुकूमत लाना चाहता है। भाई देखो, ऐसा है जहां पे नेशनल गवर्नमेंट फेल होती है वहां फौज आती है। चाहे नॉर्थ ईस्ट में, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स फेल हो रही है, चाहे बारापुला ब्रिज गिर रहा है, चाहे बॉम्बे का ब्रिज गिर रहा है, चाहे जो मर्जी हो जाए, बाढ़ हो, क्या कहते हैं, अर्थक्वेक हो, जब गवर्नेंस फेल होती है फौज आती है। इस समय आपको फौज को पूरा का पूरा बुलाना चाहिए, उनको अथॉरिटी देके अकाउंटेबल बनाना चाहिए। आपकी एम्बुलेंसेस के ऊपर लोग हजारों रुपया बना रहे हैं और हम मुंह देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी हम तो डेमोक्रेसी है, ये तो होता ही रहता है, पुलिस हफ्ता लेती है, ये बातें कर के हम बात को इधर से उधर कर देते हैं। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे इंसान की जान की कीमत नहीं है। गानों में गलत लिखा है, हम भारतवासी हैं, हम हर जान की कीमत जानते हैं। जिस देश में गंगा बहती है वो, ये सब गलत है, पोइट्री है। यहाँ पे लोग मरे जा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है, सिर्फ आंकड़े हैं। देखिए, आंकड़ों से निकलिए, एक्शन करिए, तब बात बनेगी। जी, बहुत गंभीर बात कही है आपने बख्शी सर। डॉक्टर टंडन, भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, लेकिन जो हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं, आप कितना ताल्लुक रखते हैं बख्शी सर की बात से कि अब वो, क्या आपको भी अब यही लगता है, क्योंकि अब जिस तरह से तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, क्या अब सेना को उतार देना चाहिए मैदान में भी? जो हॉस्पिटल्स के हालात हम देख रहे हैं, बेड्स नहीं हैं, क्या अब वाकई अब सबको एक साथ आके हमें उस लेवल पर युद्ध स्तर की तैयारियां अब शुरू कर देनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं व्यवस्थाएं लगातार शर्मरा रही हैं, क्योंकि हम जहां बात कर रहे हैं तीसरी लहर की, तीसरी लहर भी आने वाली है, तो कैसे संभालेंगे उस समय स्थिति को? बख्शी साहब ने बहुत सारी बातें ऐसे कही जिससे हम लोग सब इत्तेफाक रखते हैं। हमारी एसोसिएशन काफी लंबे अरसे से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि मेडिकल सर्विसेज के लिए इंडियन मेडिकल सर्विसेज बनाइए जो इसको रेगुलेट करे। एक एक्सपर्ट मेडिकल पर्सन अगर सर्विसेज को रेगुलेट करेगा तो डेफिनेटली इसमें बहुत बेहतरी होगी, क्योंकि हम उसको उस नजरिए से देखेंगे कि हमें क्लिनिकली क्या करना है, हमें क्लिनिकली किस तरह से लड़ना है, ना कि हम किसी पॉलिटिकल इशू पे चलेंगे, ना कि हम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को देखेंगे। तो ये हमारी IMS की लड़ाई काफी समय से चल रही है और अभी भी गवर्नमेंट के पास हमारे पेपर्स हैं, गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट चलती है कि आप ये सर्विसेज बनाएं जिससे कि हम हिंदुस्तान में स्ट्रक्चर को एक सा कर सके। और हेल्थ केयर को अगर हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हमने 6 साल पहले, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब हमारा ये आयुष्मान भारत आया था, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि आयुष्मान भारत से आप पैसे दे रहे हो लोगों को, पर यही पैसा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगाओगे, अपने हॉस्पिटल छोटे बनाओगे, जो मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर आप इनको इन्वेस्ट करके उनकी फैसिलिटीज बढ़ाओगे, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करो, ICU बनाओ, हर चीज बनाओ। अगर उन सब चीजों को, हमारी बातों को माना जाए और ध्यान में रखा जाए, तो शायद हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आज हो रही है, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं चारों तरफ, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं वहां बेड्स बना रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स हम देख सकते थे। और वैसे भी इन सब प्रॉब्लम्स को हमने शायद देखा नहीं, अदरवाइज दिसंबर, जनवरी, फरवरी से जैसे यूरोप में और अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हम इन सब चीजों की तैयारी कर सकते थे। पर शायद हमने उन चीजों पे इतना ध्यान नहीं किया कि हमें बेड्स चाहिए, हमारी ऑक्सीजन की शॉर्टेज आएगी, हमें वैक्सीन को रैंप अप करना है, हमें लॉकडाउन करना है। ये तीनों चीजें यूनाइटेड किंगडम में बहुत अच्छे से जो है कारगर सिद्ध हुई हैं। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया उन्होंने वैक्सीनेशन को रैंप अप किया और लॉकडाउन को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कराया कि प्रॉब्लम लोगों को आने लगी, परंतु उन्होंने उस सेकेंड वेव को कंट्रोल किया और आज वो बहुत अच्छी सिचुएशन में है। वहां पे वैक्सीनेशन जिस तरह से रैंप अप किया गया,
क्योंकि हमें पता है कि दो ही चीजें हैं हमारे पास, एक है मास्क और दूसरी है वैक्सीन, जिससे हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा, अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और सारी चीजें करें। जहां तक रक्षा तंत्र को हमारे स्वास्थ्य में इन्वॉल्व करने की बात है, जो बख्शी साहब ने कहा कि सारी रक्षा तंत्र की स्वास्थ्य सेवाएं एक आदमी के कंट्रोल में हो, तो शायद वो कोऑर्डिनेशन जिसकी बात हो रही है वो बहुत अच्छे से होगा। और वैसे भी रक्षा तंत्र के तीनों विंग्स को, चाहे सेना की हो, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो नेवी हो, तीनों ही लोग जो है इस समय सरकार की मदद करने में लगे हुए हैं, मरीजों को बचाने के लिए लगे हुए हैं। चाहे आपकी आईटीबीपी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, सब अपने अपने हॉस्पिटल्स बना करके सिविलियंस को हेल्प कर रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है एक होना चाहिए हर एक में। हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो सबके लिए हैं। और इस समय जिस तरीके की महामारी देश में फैली हुई है, जिस तरीके की हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, उससे अगर हमें निपटना है तो हमें एक कंसोलिडेटेड एक सेंटर बनाना होगा कि जो चारों तरफ कोऑर्डिनेट करके सब काम कर सके। कि ऑक्सीजन की जहाँ बहुतायत है उसको हम कैसे दूसरी जगहों में पहुंचाएं, उसको कैसे हम रीलोकेट करें, रीसर्कुलेट करें। तो ये सब चीजें तभी हो सकती हैं जब हमारे पास एक सेंट्रल आदमी हो जो देख रहा हो, और ऐसा आदमी जिसको नॉलेज हो कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, हमें ऑक्सीजन किसको देनी है, कहाँ चाहिए। इसलिए ये नहीं देखना है हमें कि हम किस गवर्नमेंट को चला रहे हैं, हमारी कौन सी पार्टी है, या उसके हिसाब से हमारा कोई लेना देना है। तो हेल्थ को बिल्कुल भी डीपॉलिटिसाइज कर देना चाहिए। वहाँ कोई भी पॉलिटिक्स का काम नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है। इट शुड बी ओनली इन द हैंड्स ऑफ हेल्थ वर्कर्स और एक्सपर्ट हेल्थ वर्कर्स। आपको दुनिया में इतने बड़े बड़े हिंदुस्तान के हेल्थ वर्कर्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के ग्रुप चला रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, बट दे आर एडमिनिस्ट्रेट। तो ये सब चीजें अगर हम समझ के चलें तो हमारी आने वाली बहुत सारी परेशानियां कम हो जाएंगी। और वैसे ही नहीं, हमारे बहुत सारे लोगों ने पुराने जमाने से इनको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करी हुई है। और सबसे बड़ी बात थी कि पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर को इस समय हम बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। जबकि प्राइमरी हेल्थ केयर एक ऐसी चीज है जो आपको सारी बीमारियों से रोक सकती है। शुरू में अगर कोरोना किसी को हो रहा है, फीवर हो रहा है, और प्राइमरी हेल्थ केयर हमारी अच्छी है, तो वो वहां पर उसको पकड़ के टेस्ट करके अगर इलाज कर देगा, तो वो मरीज ऑक्सीजन बेड की रिक्वायरमेंट के लिए नहीं आएगा, वो वेंटिलेटर नहीं ढूंढने जाएगा। वो तभी ढूंढने जा रहे हैं जब डायग्नोसिस रुक रही है, देरी से हो रही है और ट्रीटमेंट उन्हें समय पे नहीं मिलता। तो ये सब चीजें कोऑर्डिनेशन के साथ हो सकती है। वैक्सीन के साथ में भी जो प्रॉब्लम आई है, उसमें भी सिर्फ इसीलिए प्रॉब्लम आई जी कि जहां हमें जरूरत है जिस समय, हमें उसके हिसाब से चलना। हमने माना कि जो फिक्स क्राइटेरिया बनाया हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रंटलाइन को दिया, वो बहुत सही था। पर बीच में जो हमारे को दिक्कत आने लगी, जो हमारा यंग ग्रुप था वो सड़कों पे घूम रहा है, काम कर रहा है और इन्फेक्ट हो रहा है, घरों में जा रहा है, एसिम्प्टोमेटिक है और बढ़ता चला जा रहा है, जो सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं। 4 लाख पहुंचने का मतलब सिर्फ यही है कि एसिम्प्टोमेटिक चारों तरफ हैं जो सिम्टम्स वालों को पैदा कर रहे हैं। तो हमें वो रोकना बहुत जरूरी है। तो हर चीज को टाइमली आपने कैलकुलेट करना है और उसके हिसाब से पॉलिसी को चेंज करते चलना। जी बख्शी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर बोलिए। मैं एक छोटी सी चीज और बता रहा था। डॉक्टर टंडन साहब इस बात से एग्री करेंगे कि अभी इंडिया में रेड क्रॉस बहुत एक्टिव है। रेड क्रॉस का नाम ही नहीं आता किसी भी नैरेटिव में। रेड क्रॉस के साथ में इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस है जो इस रीजन में है, और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस है जिसका काम यही है कि आपदा के समय, नेचुरल कैलेमिटीज के समय आप काम लेना। इंटरनेशनल बॉडीज हैं, क्यों नहीं इनका अभी तक जिक्र आया, क्यों नहीं हमें मेंशन होता किसी भी चैनल में? कहीं भी कोई मेंशन नहीं करता। क्या गवर्नमेंट उनको अप्रोच नहीं कर रही? उनको करना चाहिए। उनको पूरी की पूरी अथॉरिटी देके उनको वो अकाउंटेबिलिटी लेंगे, चाहे आप उनको अकाउंटेबिलिटी ठहराएं ना ठहराएं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बॉडीज। तो हमारे को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, हम अभी तक रेड क्रॉस को क्यों हमने इग्नोर किया हुआ है। जी बिल्कुल बख्शी सर, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि
जो वायरस आया है, कोरोना संक्रमण ने जो कोहराम मचाया हुआ है, जो कोहराम मचा रखा है, आज भी देश जद में है, उसी की निकल नहीं पा रहा है पिछले 1 साल से। और अब तो बात ये भी आने लगी है कि तीसरी वेव भी आने वाली है कोरोना वायरस की, जो बच्चों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। ऐसे में बख्शी सर, आपकी क्या सलाह होगी, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं कि अभी तीसरी वेव, कोई नहीं चाहता कि तीसरी वेव देश में आए, लेकिन हमें फिर भी उसकी तैयारियां पूरी रखनी होंगी, क्योंकि एक बार लापरवाही या फिर नजरअंदाज करने का जो खामियाजा है वो हम आज तक भुगत रहे हैं। देखिए, ऐसा है, अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री है और टंडन साहब ने अभी जैसे जिक्र किया कि किस तरीके से वो सबको कोऑर्डिनेट करने की बात कर रहे हैं। इस समय ये पॉइंट को एक्सपर्ट के सामने रखना चाहिए और इम्पोर्टेंट मीटिंग्स करके ये पूछना चाहिए कि इमीडिएट एक्शन क्या होना है। हर एक इमरजेंसी में 2 एक्शन होते हैं, इमीडिएट एक्शन और सब्सिक्वेंट एक्शन। इमीडिएट एक्शन क्या है, क्योंकि इस समय अगर एक दूसरा वायरस है, उसका नेचर क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, सिग्निफिकेंसेस एंड लिमिटेशंस क्या है और कौन सा टारगेट होगा उसका, उनको किस तरीके से रक्षा करनी है। अभी हमारे को पॉलिटिकली इतना डर लगता है कि 1 हफ्ते का हम लॉकडाउन करते हैं, फिर 1 हफ्ते का करते हैं हमारे डर के। हमें इसमें डरना नहीं चाहिए। अगर लॉकडाउन करना है तो करना है, कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं लॉकडाउन से खत्म होगा। इस समय सबसे ज्यादा सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है और लॉकडाउन करने के बाद सब सारी एजेंसीज को, जैसे हमने आपसे जिक्र किया, अब हमको 3rd वेव से लड़ने के लिए अपना पूरा का पूरा व्हाइट पेपर इमीडिएटली लाना पड़ेगा। पर्सनैलिटी लाइक मिस्टर टंडन एंड ऑल दो पीपल जो इस गेम के अंदर हैं, जिनको मेडिकल का नॉलेज है, वो इसमें योगदान देंगे। एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, चाइल्ड एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे कि बच्चों में किस तरीके की कमियां हैं, किस तरीके से ये कर सकती है, क्या चीजें हैं, और वो इंटरनेशनल बॉडीज के को कोऑर्डिनेट करके वो चाइना से निकलवाने की कोशिश करें कि वो अगर कर रहा है तो क्या कर रहा है और अगर नहीं है तो सच्चाई क्या है, ये जानने की बहुत जरूरत है। हमको अब लोकल पॉलिटिक्स से और सबसे ऊपर उठना चाहिए। मैं दोबारा कहने की कोशिश कर रहा हूं, इससे ज्यादा सीरियस इमरजेंसी भारत कभी नहीं देखेगा। बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े जो लगातार बढ़ते आ रहे हैं वो वाकई बेहद चौंकाने वाले और बेहद भयावह आंकड़े जो हमारे सामने लगातार आ रहे हैं। डॉक्टर टंडन, जिस तरह से सर ने भी बोला, बख्शी सर ने कहा कि जिस तरह से अब हमें लोकल जो राजनीति है उससे उठकर सबको एक साथ आने की जरूरत है, सबको। और वाकई ये जो समय है ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, इस समय देश को बचाना पहले है। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं तीसरी वेव की, बच्चों के लिए भी खतरनाक है, हम बार बार कह रहे हैं कि बच्चों के लिए भी खतरनाक ये वेव हो सकती है, ऐसी आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां हमें अभी से करके रखनी होंगी? डॉक्टर्स के नजरिए से क्या कुछ सलाहें हैं कि हम आगे आने वाले टाइम में बच्चों को इससे बचा सके? बिल्कुल, देखिए, जो भी हिस्ट्री है, चाहे वो हमारी स्पेनिश फ्लू की 100 साल पुरानी हिस्ट्री है या जो अभी वर्ल्ड ओवर हम देख रहे हैं, चाहे यूरोप में, जर्मनी में, यूके में, हर जगह इस तरीके की परेशानियां आ चुकी हैं कि जो 3rd वेव में देखा गया है कि बच्चों के ऊपर असर हो रहा है। हमें इस चीज को समझना है कि जब हमारी पहली वेव आई पिछले साल, तो हमारा एक एल्डरली पॉपुलेशन था जो कि बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उसके बाद हमने उन्हें प्रोटेक्ट किया। उनको प्रोटेक्ट करने में हमने यंगस्टर्स को ये कहा कि भाई तुम बिल्कुल अच्छे से रहोगे, तुम्हें कोई कमी परेशानी नहीं आएगी, बीमारी कम असर कर रही है। तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद यंगस्टर्स बिल्कुल फ्री हो गए, परंतु वायरस ने उनको जो है बहुत अच्छे से जो है लपेट लिया अपने साथ में, और उसकी वजह से नंबर बढ़ रहा है। यंगस्टर्स सबसे ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक है, परंतु वही जैसे मैंने पहले भी कहा, वो घर आते हैं, बीमारी बुजुर्गों को लगती है। अब क्या हो रहा है कि यंगस्टर्स इन्वॉल्व हो गया, उसको भी थोड़ी सी इम्यूनिटी आ गई है कोरोना वायरस की। हमारा एक सबसे छोटा तबका था बच्चे, जिनको हमने खास करके पहले दिन से इंस्ट्रक्शन दिए कि बुजुर्गों के साथ में बच्चे भी घरों में रहे, तो बच्चे भी घरों में ही रहे, तो वो एक्सपोज नहीं हुए, तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। छोटा मोटा इन्फेक्शन वो वैसे ही निकाल जाते हैं। पर अब जिस तरीके के नंबर्स बढ़ रहे हैं, 4 लाख, पहले पिछले में 1 लाख भी नहीं टच किया, अब हम 4 लाख के ऊपर चले।
तो जब नंबर इतनी तेजी से बढ़ रहा है प्रतिदिन के हिसाब से, तो वायरस का जो स्प्रेड है वो बहुत तेजी से हो रहा है चारों तरफ। और ये वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि जैसे ही थर्ड वेव की तैयारी होगी, उसमें जो तबका हमारा अभी तक बीमारी से नहीं जूझा है उसका नंबर लग जाएगा, यानी कि बच्चे हैं। और हमारे पास सबसे बड़ी जो परेशानी की बात है कि बच्चों के लिए अभी वैक्सीन भी नहीं आ पाई। जी बिल्कुल। उसका टेस्टिंग चल रहा है, फाइजर का अमेरिका में शायद आने वाली होगी, मिल जाएगी, पर वो भी 12 से 16 साल के बीच में। हमारे पास तो 12 से नीचे भी हैं। तो हमारी सबसे बड़ी तैयारी इस सेकंड उसके पेंडेमिक से देख करके ये है कि हमें अपनी पीडियाट्रिक केयर यानी कि पीडियाट्रिक आईसीयू के ऊपर ध्यान देना है। पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर ऑक्सीजन बेड सारे यही यूज कर सकते हैं जो अभी बने हुए हैं। इनको डिसमेंटल ना किया जाए, इनको मेंटेन रखा जाए, और उनके लिए जो बच्चों के लिए मास्क होंगे वो डिफरेंट होंगे, स्मॉलर साइज के होंगे, उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमारे स्टोर जो है वो भरे होने चाहिए इन सब चीजों। उस समय हम ये नहीं ढूंढे कि बच्चों के साइज के मास्क कहाँ हैं, बच्चों के साइज की ट्यूब कहाँ है, जी बिल्कुल। पैप और सी पैप की जरूरत है, तो ये तैयारी करके रखिए। नहीं इस्तेमाल होगी कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि ना इस्तेमाल करनी पड़े। कोई नहीं चाहता है कि हमारे बच्चों को, ये छोटे बच्चों के ऊपर कोरोना का कहर पड़े। बिल्कुल। हमें सबसे पहले एक चीज समझनी है कि हेल्थ इकोनॉमिक्स में ये जो कहते हैं ना कि ये एक्सपेंडिचर हुआ, ये वर्ड खत्म कर दे, एक्सपेंडिचर इन हेल्थ। दिस इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। अगर आप हेल्थ में इन्वेस्ट करोगे तो आप कितना पैसा बचाओगे, इसकी इकोनॉमिक्स को अगर कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा। अगर हम हेल्थ के ऊपर जो खर्च रहे हैं इस समय बीमारी का इलाज के ऊपर, अगर हमने इसको प्रिवेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगाते तो शायद हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो हमारे ये जो बजट में आता है ना हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये वर्ड मैं पिछले 4 सालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज फिनिश इट। आप देखो कि हेल्थ में ये इन्वेस्टमेंट है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग 100 रुपीज ऑन योर हेल्थ तो आप बीमार नहीं पड़ते हो, आपकी पूरे महीने की तनख्वाह आपके बचती, यानी कि वो 100 रुपए में आपने कम से कम 8,000 रुपए जो तनख्वाह आपको मिनिमम मिलती होगी वो तो बचाई। 100 रुपया इन्वेस्ट करके 8,000 रुपए बचाना, ये बहुत बड़ी समझदारी कहलाई। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर शुड बी कन्वर्टेड इनटू हेल्थ इन्वेस्टमेंट। चाहे आप वेंटिलेटर खरीदो, चाहे आप ऑक्सीजन खरीदो, इट शुड नॉट बी टेकन एज एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए हमें थर्ड वेव के लिए, बच्चों के लिए, सेफ्टी के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए आज। ये मान के ना चले कि हम एक्सपेंडिचर है। हम अगर बच्चों को स्वस्थ रखेंगे तो आने वाला समय भारतवर्ष के लिए काफी प्रभावकारी होगा। यही हमारी फ्यूचर जनरेशन है जो देश को आगे ले जाए। हर तरफ वही जाएगी, चाहे वो फौज हो, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे कोई भी सर्विस। तो हमें बच्चों को बचाने के लिए जितना इन्वेस्ट करना है वो आज कर लें। ये ना सोचें कि ये एक्सपेंडिचर है। मेरे हिसाब से अगर हम इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो थर्ड वेव में जो बच्चों के ऊपर असर आने वाला है उसको हम रोक सकते हैं। और मास्किंग और लॉकडाउन, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जैसे बच्ची साहब ने भी कहा है। 4 हफ्ते के लॉकडाउन से आप कोरोना का जो चेन है उसे ब्रेक करने में कामयाब हो गए। ये मुंबई ने आपको अच्छे से दिखाया, थोड़ा दिल्ली का भी असर उसमें आपको दिखेगा। तो ये सब चीजें बेनिफिशियल है। आप लोगों का घूमना बंद करते हो तो 4 हफ्ते में अगर घर में रहेगा आदमी एसिम्प्टोमेटिक, तो वो शायद वो बाहर में 1 से कम 40 लोगों को होता है, वो नहीं है। तो अगर हम ये मान के चले तो हमारा खर्चा जो हो रहा है इलाज के ऊपर वो शायद अर्निंग से बहुत ज्यादा है, उसे हम रोक सकते हैं। अर्निंग कम भी हो जाएगी पर खर्चा भी बंद हो जाएगा। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें थर्ड वेव की तैयारी करनी है। और हिस्ट्री ने जो हमें बताया है कि थर्ड वेव भी आई थी और फोर्थ वेव भी आई थी। उस समय हम इतने इक्विप्ड नहीं थे 100 साल पहले, पर आज हम इक्विप्ड है। आज हमारे पास वैक्सीनेशन है। इसके माने हमें अपनी वैक्सीन को भी जो है आगे बढ़ाना है। नए सिरे से लोगों को ध्यान करना है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल हो जाए और उन्हें हम प्रोटेक्ट कर सके। फिर जो प्रोटेक्शन की सिर्फ 2 ही चीजें, वैक्सीन और मास्क। बच्चों को भी मास्क के लिए प्रेरित किया जाए और वैक्सीन के लिए भी तैयारी की जाए और उनके इलाज के लिए हर भरसक कोशिश करनी चाहिए। उस समय हम इधर उधर ऑक्सीजन के लिए ना दौड़े, उस समय हम इधर उधर मास्क के लिए ना दौड़े, वेंटिलेटर के ना दौड़े। हमारी तो यही एक विनती रहेगी सबसे, और जितना हम कर सकते हैं हम सबको करना है, अपने बच्चों को, फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करना।
बख्शी सर, लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स भी इस समय यही सलाह दे रहे हैं कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, या जिससे भी बात की जाए वो इस वक्त लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय जो है इस कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए समझ में आ रहा है या दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले आंकड़े जो है रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं डेली के डेली, उससे लॉकडाउन ही तो क्या आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन की कई खबरें जब सामने आ रही हैं तो ऐसे में पुलिस के साथ अभद्रता की खबरें भी सामने आती हैं, कई तरह की ऐसी खबरें भी हमें देखने को मिल जाती हैं जो स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो ऐसे में बख्शी सर, क्या सेना को भी अब उतार देना चाहिए मैदान में? लॉकडाउन में भी बात की जाए, लॉकडाउन की बात की जाए, अस्पतालों की, तो आपका क्या सलाह इस बारे में? देखिए, आप जब नेशनल मेडिकल अथॉरिटी बनाएंगे ऑर्डिनेंस के तहत, जिसको आप पूरी की पावर देंगे, तो पुलिसिंग पावर भी देंगे, उसको लॉ एंड ऑर्डर का भी देंगे। जहां पे आप पकड़ रहे हैं लोग छुपा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, लोग दवाइयां छुपा रहे हैं, एम्बुलेंस वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो उनको क्या आप उनको नॉर्मल कोर्ट में पेश करेंगे ताकि वो प्रेस्टी ऑर्डर लेके आए और दोबारा करता रहे? उसका जैसे कि कोर्ट मार्शल में तहत होती है, इमरजेंसी में इमीडिएट डिस्पोजल होना पड़ेगा, स्पेशल कोर्ट्स होने होंगे, रीजनल जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर है उसको मैजिस्टेरियल पावर देनी होगी, ऑन द स्पॉट उसको क्या कहते हैं डिस्पोज ऑफ करना होगा। ये हमको सब करना होगा। ये नहीं तो आप देखेंगे कि लोग तो अपने बाप को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके मृतक शरीर को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बाकी चीज क्या है? ये तो सारा का सारा हमारा जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, उसको देखते हुए हमको बहुत ही ऐसे कदम उठाने हैं जैसे आप कह रहे हैं। ऑफकोर्स अगर आप डिटेल में जाएंगे तो उसको बहुत अजीब और चीजें हैं, तो जैसे कि पूरी की पूरी एयर एम्बुलेंसेस, पूरे के पूरे मेडिकल ट्रेन, ये सारी की एक अथॉरिटी के अंदर आएंगी। जैसे एयर पावर की डेफिनेशन होती है कि सारी फ्लाइंग कैपेबिलिटी ऑफ द नेशन मेक्स एयर पावर, दिस इज कॉल्ड द नेशनल मेडिकल पावर। सारी की सारी मेडिकल कैपेबिलिटी ऑफ द नेशन, फ्रॉम मैन पावर टू इक्विपमेंट टू लॉजिस्टिक्स टू कम्युनिकेशन सिस्टम टू रेडियो सिस्टम, एनीथिंग हैज टू बी अंडर वन अथॉरिटी, एंड प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इसको, पीएमओ डायरेक्टली इसको कंट्रोल करें, जैसे कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में डायरेक्ट उनके अंडर होता है, और उसका नोबडी शुड बी एबल टू चैलेंज दैट। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। जी बख्शी सर, खबरें ये भी हैं कि अब चीन जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भी एक विभाजन रेखा खींचने की तैयारी कर रहा है। खबरें निकल कर आ रही हैं कि वायरस से प्रभावित पर्वतारोहियों से होने वाले कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए ये चीन जो है ये कदम उठाने जा रहा है। और ये भी बता दें कि नेपाल में भी कोरोना वायरस का जिस तरह से प्रकोप जारी है, एवरेस्ट के बेस कैंप में भी मौजूद कई लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। तो ऐसे में चीन की ये जो चालाकियां जो निकलकर सामने आ रही हैं, चीन जो ये लगातार चीजें कर रहा है, ऐसे में रक्षा विशेषज्ञ होने के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिंपल सी चीज कहता हूं कि जब आपको पता चल गया है कि चीन ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो आपस में वार्तालाप तो ठीक है, पर मेजर एक्शन क्या होना चाहिए? हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या कहती है, और इस समय हमारे नेशनल डॉक्ट्रिन क्या कहती है, सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो कहती है। मेरे को तो कहते हुए दुख होता है कि हमने ढंग से सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन लिखी नहीं थी। रैंड कॉर्पोरेशन ने तो हमको 1995 में बताया था पार्लियामेंट को, इंडियन, कि तुम्हारे पास नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नाम की चीज नहीं है। उसको जल्दी से जल्दी हमें ये सारी चीजें जिनकी हमने अभी जिक्र किया, जिसका टंडन साहब ने जिक्र किया, ये सारी की सारी चीजें आनी चाहिए। और इस समय सारी कमिटी ऑफ नेशंस मिलके इस समय एक्शन लें। चाहे चीन नेपाल में फैलाने की कोशिश कर रहा है, चाहे एवरेस्ट के ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, चाहे साउथ चाइना सी में करेगा, वो आइलैंड्स के ऊपर का भी काम शुरू कर देगा। जिन आइलैंड्स को वो ऑक्यूपाई कर रहा है वहां पे भी वो अपना खेल शुरू कर देगा। आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। तो इसीलिए ये सारा का सारा जो है अब इंटरनेशनल बॉडीज को टेक ओवर करके इसके ऊपर अब काम करना है। जितनी जल्दी आप करें उतनी जल्दी है, इसका कोई अंत नहीं है। अब हमें एक्शन देखना है, हम वार्तालाप तो करते ही रहेंगे। जी डॉक्टर टंडन, जिस तरह से अगर बात की जाए, जिस तरह से
चीन से हम लगातार बता रहे हैं कि वुहान से जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि वहीं से ये जो कोरोना संक्रमण है इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन आपको बता दें कि जब पहले बैठकें होती थी और पहले भी जब WHO की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो आपने भी सुनी होंगी कि WHO चीफ टेड्रोस अधनॉम की अगर बात की जाए तो उन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। अमेरिका ने भी उन पर गंभीर, उनकी फंडिंग तक WHO की अमेरिका ने रोक दी थी उस समय में। तो डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ये कहा गया था कि ये वायरस जो है इंसानों से नहीं फैलता, फिर ये अचानक से ये शोध निकलकर सामने आया कि ये इंसानों से फैल रहा है, फिर जानवर में, तो कई तरह की उस समय भी शंकाएं जो हैं कई लोगों के मन में रही थी। तो आपको डॉक्टर होने के नाते क्या लगता है कि उस वक्त वाकई अगर एक तस्वीर जो है वो अगर क्लियर होती तो क्या इस स्थिति को संभाला जा सकता था? कि उस समय भी इस तरीके की बहुत सारी वार्तालाप, बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए गए कि ये वायरस कहाँ से निकला, कैसे फैला, क्या हुआ। कुछ लोगों ने बहुत सारी रिपोर्टें बनाई कि ये वायरस डेवलप हो रहा था, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत पुराना है, नया नहीं है जी। पर ये जो नोवल कोरोना वायरस अभी आया जो कोविड इन्फेक्शन कर रहा है, कि ये रिसर्च में चल रहा था। इसको बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा शोध में पाया गया कि वहाँ डेवलप हो रहा था और ये वहां से ट्रांसफर हुआ वुहान में, और वुहान जो है वो अंडर कंट्रोल है। वुहान में लैब जो है उसको कब माना जाता है कि इसके ऊपर सारा कंट्रोल है कई विश्व के लोगों का, और उस लैब से ये वायरस वहाँ डेवलप हुआ और वहां से लीक हुआ। ये सब बातें हुई और खत्म हो गई, क्योंकि इन सब बातों का सत्य अल्टीमेटली कुछ नहीं आया। सिर्फ ये आया कि विश्व भर में कोरोना फैल गया और उस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हर आदमी ने अपने अपने एफर्ट्स करना शुरू किए। हर जगह पे रूल्स में रिलैक्सेशन दिए गए कि इस महामारी से लड़ा जाए। महामारी से लड़ने के लिए दवाइयों के ऊपर कंट्रोल खत्म किया गया कि इस दवाई को इसमें यूज किया जाए, क्योंकि आमतौर पे दवाई एक अगर बनती है किसी बीमारी के लिए तो उसी बीमारी में यूज हो सकती है, दूसरी बीमारी में नहीं हो सकती है। परंतु अगर परमिशन मिलती है ऑफ लेवल यूज करने की तो सारी दवाइयां यूज होती है। जितनी भी दवाइयां यूज की जा रही हैं वो कोई कोरोना के लिए डेवलप नहीं हुई थी, वो पहले से ऑलरेडी अवेलेबल थी, उनको कोरोना के लिए यूज किया गया। चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात हो, आइवरमेक्टिन की बात हो, रेमडेसिविर की बात हो, सब क्यों है। तो विश्व तो एक ही काम कर सकता था, हर आदमी, साइंटिस्ट, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज, एपिडेमियोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट। उसके बाद उन्होंने इन सब चीजों को छोड़ दिया, क्योंकि आपके पास समस्या जो थी वायरस कहाँ से आया वो खत्म हो गई। सबसे बड़ी समस्या आई कि ये विश्व की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को असर डाल रही है, इन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्या इलाज किया जाए, क्या कैसे किया जाए। नॉर्मली एक वैक्सीन को डेवलप होने में 7 से 8 साल लगते हैं, पर कोरोना की वैक्सीन विश्व भर में 6 महीने में ही डेवलप हो गई और आज उसका असर भी देखा जा रहा है। तो इन सब चीजों के ऊपर हमने ज्यादा ध्यान दिया बजाय इन सब चीजों के लिए कि किसने बनाया, कहाँ से आया। जो बना कहाँ से आया वो सब हो गया, पर अब तो फैल गया चारों तरफ। हमें तो प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। रोज म्यूटेशंस हो रहे हैं, जितना वायरस बढ़ेगा, जितनी दवाइयां नई आएंगी, जितना हम उसे मारने की कोशिश करेंगे वो उतना म्यूटेट होता जाएगा। क्योंकि डार्विन की जो थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो जब से डार्विन ने बनाई और आने वाले आखिरी समय तक ये हमेशा चलेगी, क्योंकि जिसके पास ताकत है वही जीत सकता है। तो कोरोना वायरस भी अपनी ताकत डेवलप करता है म्यूटेशन से, कभी डबल म्यूटेंट, कभी ट्रिपल म्यूटेंट, कभी और नया स्ट्रेन आ गया। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। हमें तो इन सब चीजों से लड़ना है, अपनी जनता को, अपनी पॉपुलेशन को, ह्यूमैनिटी को सेव करना है, उनका इलाज करना है, उनकी तकलीफों को कम करना है और इस बीमारी को खत्म करने का प्लान करना है। तो इसमें तो विश्व के हर एक इंसान का रोल है, चाहे वो हेल्थ प्रोफेशनल है, चाहे वो आम नागरिक है, चाहे वो नेता है, चाहे वो डिफेंस का है। इस सब ने मिल के इस लड़ाई को आगे लड़ना है। हिंदुस्तान में तो 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है कि वो सब लोग मिल के लड़ें। डॉक्टर इलाज कर सकते हैं, डिफेंस वाले आपकी सेफ्टी देख सकते हैं, परंतु बाकी जनता का काम क्या है। मास्क लगाओ, अपने घरों में रहो, फालतू की मीटिंग्स में मत जाओ। सारे तीज त्योहार, पॉलिटिक्स, ये सब आने वाले समय में आएगा। अगर आपका जीवन सेफ है, आप बचे हुए हैं, तो आने वाले समय में सब चीजें आपको मिलेंगी। अन्यथा अगर इस बीमारी को रोकने में 140 करोड़ का सपोर्ट मिलेगा तो हम पक्की तौर पे इस पे पूरा कंट्रोल कर लेंगे। चाहे वो वैक्सीन लगवाने का समय आए तो वैक्सीन लगवाओ,
घर में रहने का समय, घर में रहो, मास्क पहनने के लिए बार बार कहा जाता है मास्क पहनो, सैनिटाइजेशन के लिए कहा जाता है साबुन पानी से हाथ धोते रहिए, हर चीज का ध्यान रखिए। जो अपनी आदतें हैं उन्हें बदल दीजिए, पान खाना, गुटखा खाना और थूकना इसको बंद कर दीजिए। बीड़ी, सिगरेट, स्मोकिंग जो भी है यूज करते हो, परंतु दूसरों के साथ शेयर मत करो। हमें अपने बहुत सारे एटिकेट चेंज करने हैं, बहुत सारी चीजों को सीखना है, क्योंकि ये कोरोना वायरस अभी तो आपको तंग कर रहा है, इससे पर आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगा। जैसे H1N1 की 100 साल पहले आई थी पेंडेमिक, पर आज भी होता है, हर साल थोड़े से ग्रुप को होगा। तो प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन वही है कि ये सब चीजें आपको बचा के रखनी है, लोगों के साथ शेयर नहीं करनी है। ये सब जो है, इन सब चीजों से जो फैलता है उन चीजों का ध्यान रखना है। खांसी जुकाम के लिए आपको क्या करना है पता है, मास्क लगाओ, खांसो छींको तो अपनी कोहनी पे करो, डोंट स्नीच इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो ये सब चीजों का ध्यान रखते रहेंगे। सब पूरा विश्वास है कि हमारी जनता इन सब में मिल करके इस कोरोना को हराने में मदद करेगी, और हम लोग जो कर सकते हैं वो सब करने के लिए तत्पर है, चाहे इलाज हो, चाहे वैक्सीन हो, या और किसी तरीके की गाइडलाइंस है उनको बताना। जी बख्शी सर, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि देश में कोरोना को रोकने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल सही है, चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन इन सब के बीच सवाल वही बना रहता है कि जिस जगह से कोरोना वायरस आया वहां की आज अगर बात की जाए तो 70% शहर आज की डेट में अगर हम बात करें तो कोरोना मुक्त हैं। तो क्या ये सवाल होना जायज नहीं कि एक सोची समझी साजिश थी, चीन को पहले से पता था, उसके पास इसका ऑप्शन भी था, इसका इलाज भी मौजूद था, लेकिन उसने सार्वजनिक ये चीजें नहीं की, ये जानकारी नहीं की। देखिए, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का टाइम निकल गया। आपको पता है चाइना ने किया है, अब जाके हम घड़ी घड़ी क्या प्रूव करें, वी आर इन्वेंटिंग द व्हील। ये पता है और चाइना ने किया है। आप बताइए आप करना क्या चाहते हैं, आपकी गवर्नमेंट क्या बोल रही है, आप में कितनी हिम्मत है बोलने की, ये बोलिए। ये सब पता है चाइना ने किया है और चाइना करता रहेगा। जब चाइना का इंटरेस्ट है पूरे लद्दाख ले में जो लैंड ऑक्यूपाई करना चाहता है उसने कर ली है, साउथ चाइना सी में करना चाहता है कर ली है। आपको ये इकोनॉमिक मेडिकल आपदा के त्रासदी के सब अंदर डालना चाहता है, डाल दिया उसने। सब कुछ तो कर रहा है जी। हम ये क्यों नहीं पूछे कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्यों नहीं कर रहे। करना चाहिए मत पूछिए, क्यों नहीं कर रहे, किस बात से डर है, क्यों हिचकिचाहट है, ये चीज हम नहीं कभी आंसर करते। क्या हमारी गवर्नमेंट में कमियां हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कमी है, हमने गलत आदमी गलत जगह बैठाए हुए हैं, ये प्रॉब्लम है हमारी। ये नहीं है कि क्या जब भी कभी देखिए प्रोडक्शन में कभी प्रॉब्लम नहीं आती, यहां तक कि ग्रेन प्रोडक्शन में प्रॉब्लम नहीं आती, पर जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाती है, क्योंकि अपने IAS ऑफिसर हर जगह बैठाया हुआ है, उसकी ट्रेनिंग नहीं करी, वो सिर्फ MA PhD है, लेक्चरर बना हुआ है, मिर्जा गाजी पे भी किताब लिखी है, पोइट्री भी लिखता है, पर अपना काम की बात नहीं करता। ये सारी प्रॉब्लम है। अगर आप पूछिए क्या आपकी मेडिकल अथॉरिटी जो चल रही है, सारे डॉक्टर चला रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है, उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम में ये सारी की सारी चीजें, ये सब चेंज होनी पड़ेंगी। और फिर नेशनल सिक्योरिटी के तहत ये आंसर गवर्नमेंट मांगेगी, गवर्नमेंट से मांगा जाएगा। अगले एक हफ्ते के अंदर इंडियन गवर्नमेंट मस्ट आंसर कि हमें क्या करना चाहिए। और ये अमेरिका, रशिया, फ्रांस, सारी कंट्रीज मिलके आपस में मिलके बचे, हमें ये एक्शन लेना है चाइना के खिलाफ, और ये है हमारे एक्शन, तब बात बनेगी। अब मत कहिए कि ये प्रूव कर दिया चाइना ने किया है, देखिए चाइना पकड़ा गया, पीठ में छुरा भोंका, ये सारी की सारी अब कहानियां बन गई। जी, बेहद ज़रूरी बात और बेहद गंभीर बातें आपने हमें बताई, हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना ने कोहराम तो मचा ही रखा है, देश भर में कोरोना फैला हुआ है। देश भर की क्या बात करें, दुनिया भर में कोरोना फैला हुआ है, कई देश अभी भी इसकी चपेट में आए हुए हैं। लेकिन सवाल यही, कहां से आया कोरोना, कौन है इस तबाही का जिम्मेदार। कई आशंकाएं, कई अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है।
फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।